नमस्कार दोस्तों, इंडिया सुपर वेपन्स के दूसरे संस्करण में आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अस्त्र की जो कि भारत में डेवलप किया गया है, जो युद्ध भूमि में सबसे बख्तरबंद व्हीकल को नेस्त नाबूद करने में सक्षम है। इस अस्त्र के बारे में, इस मिसाइल के बारे में हम लोग डिटेल में जाने उसके पहले हम वो जो पूरा प्रोग्राम डेवलप किया गया था भारत सरकार द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा, डीआरडीओ द्वारा और अन्य एजेंसीज द्वारा, उसके ऊपर थोड़ी हिस्ट्री पे नजर डालेंगे और बाद में उस वेपन की जो खासियत है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारत में एक जो मिसाइल डेवलपमेंट के लिए पूरा प्रोग्राम चलाया गया था उसके बारे में। तो इसको इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम कहा गया था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में चल रहा था। ये प्रोग्राम 1980 से चल रहा था और इसको डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड के द्वारा चलाया जा रहा था। इस प्रोग्राम को जो लीड करने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम है द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, नन अदर देन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अफसोस की बात है उनके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं की जाती, उनको प्रोजेक्ट नहीं किया जाता उस खास कम्युनिटी के डेवलपमेंट के बारे में। लेकिन खैर, वो एक अलग मुद्दा हो जाएगा। वापस आते हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के ऊपर। तो 1980s के दशक से ये प्रोग्राम चल रहा था, जिसके अंतर्गत 5 अलग अलग टाइप के मिसाइल्स डेवलप करने की बात चल रही थी और उसमें उसके ऊपर रिसर्च और डेवलपमेंट चल रहे थे। ये जो पूरा प्रोग्राम चल रहा था, उसमें जो टेक्नोलॉजी का रेफरेंस लिया जा रहा था वो थी सोवियत रॉकेटरी टेक्नोलॉजी। जी हाँ, 1980 के दशक से ही भारत में रशियन टेक्नोलॉजी, जो कि हाल में रशिया है, उन रशियन टेक्नोलॉजीज को रेफरेंस के तौर पर लिया जाता था। तब भी भारत के रूस के साथ रिश्ते काफी ही अच्छे थे, जिस तरह से आज भी एकदम ही मजबूत है। वापस आते हैं इस पर्टिकुलर मिसाइल सिस्टम्स के ऊपर। जो 5 अलग अलग टाइप की मिसाइल्स डेवलप की जा रही थी, उनमें से पहली थी शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस यानी कि एसएसएम मिसाइल पृथ्वी। दूसरी थी लॉन्ग रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल यानी कि एसएसएम अग्नि। तीसरी थी शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल त्रिशूल। चौथी थी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सैम, जिसको नाम दिया गया है आकाश। और पांचवी, और जिसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, वो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसको नाम दिया गया है नाग यानी कि कोबरा। तो इन 5 अलग अलग टाइप के मिसाइल्स को डेवलप करने का पूरा जो प्रोग्राम था वो 1980s के दशक से अभी तक चालू है, जिसके अंतर्गत कई सारी मिसाइल्स ऑलरेडी सक्सेसफुली टेस्ट की गई हैं और उनमें से कुछ ऑलरेडी यूज में ली गई है। उसी में से आज जो बात करेंगे वो है नाग एटीजीएम यानी कि नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। जब हम किसी भी युद्ध भूमि की बात करते हैं, किसी भी युद्ध की बात करते हैं, तो बैटलफील्ड पर, युद्ध भूमि पर सबसे मजबूत अगर कोई व्हीकल का नाम लिया जाए या उसके बारे में सोचने को कहा जाए, तो सबसे पहली जो इमेज क्रिएट होती है हम सभी के दिमाग में, वो टैंक्स की होती है। टैंक्स सभी साइड से काफी ही प्रोटेक्टेड रहते हैं, उनके ऊपर एडिशनल आर्मर भी लगाया जाता है ताकि डायरेक्टली किसी भी मिसाइल का, या अगर कोई आगजनी हो या नॉर्मल अगर कोई बुलेट भी आकर उसको लगे, तो उसकी असर उस व्हीकल को ना हो। तो उसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक स्पेशल टाइप की मिसाइल्स को डेवलप किया गया है पूरी दुनिया में, जिसमें से भारत में जो की गई है उसका नाम है नाग। अब जैसे कि हमने आपको बताया कि टैंक के सभी साइडों को एडिशनल आर्मर से प्रोटेक्ट किया जाता है, लेकिन उसका जो टॉप पोर्शन होता है, वो पोर्शन जहां से एंट्री और एग्जिट होती है, वो पोर्शन कंपैरेटिवली वल्नरेबल होता है। तो ज्यादातर मिसाइल सिस्टम्स उस पर्टिकुलर पोर्शन को टारगेट करके उसको हिट करते हैं ताकि अंदर जाके वो ब्लास्ट हो सके और टैंक को अंदर से तोड़ा जा सके। तो इसी को, ये जो कैपेबिलिटी है जहां पर टैंक की सरफेस के ऊपर से मार किया जाता है, उसको टॉप अटैक कैपेबिलिटी कहते हैं, जो इस पर्टिकुलर नाग एटीजीएम में भी इनबिल्ट की गई है। इसके अलावा बैटलफील्ड्स कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। अगर आपने रशिया यूक्रेन का युद्ध फॉलो किया है, अगर नहीं भी किया है, तो पिछले 2 साल से ज्यादा से ये युद्ध चल रहा है और इसमें वेदर कंडीशंस रेगुलरली अपना काम करती हैं और रेगुलरली चेंज होती रहती है।
तो इसी के चलते कभी कभी ज्यादा गर्मी हो जाती है और कभी कभी एटमोसफियर ज्यादा कोल्ड हो जाता है। तो इसी के चलते कई सारे वेपन सिस्टम्स ऐसे हैं पूरी दुनिया में जो अलग अलग वेदर के लिए स्पेसिफिकली बनाए जाते हैं, जो दूसरे वेदर्स में नहीं काम आते हैं। लेकिन ये जो नाग एटीजीएम बनाया गया है उसको ऑल वेदर कंडीशन के लिए बनाया गया है, और साथ ही में उसको विंटर्स में भी और समर्स में भी दोनों ही वेदर कंडीशन में टेस्ट किया गया है और वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी हुआ है। तो इसी के चलते बहुत ही प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स इस पर्टिकुलर एटीजीएम ने दिखाए हैं, जिसके चलते आने वाले ही कुछ समय में बहुत ही जल्द इसको भारत के इन्फेंट्री डिवीजन में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा एक और जो कैपेबिलिटी इसकी बताई जाती है वो है फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी, जिसमें एक बार उसको शूट करने के बाद उसको बार बार चेक नहीं करना पड़ता, उसको नेविगेट नहीं करना पड़ता। रीजन बीइंग उसमें इनिशियली IIR यानी कि इमेजिंग इंफ्रारेड सेंसर्स लगे हुए थे, जिसकी मदद से वो आसपास के एरिया की थर्मल इमेजिंग के थ्रू तस्वीर बना सकता था और उसमें जो भी ऑब्जेक्ट उसमें फीड किया गया है, प्रोग्राम किया गया है, उसको आइडेंटिफाई करके उसको फॉलो कर सकता था और उसको हिट कर सकता था। इसको जब एयर लॉन्च व्हीकल के लिए बनाया गया, मॉडिफाई किया गया, तब ये जो IIR सिस्टम था उसको चेंज करके मिलीमेट्रिक वेव सिस्टम में अपडेट किया गया, ताकि वो स्पीड जो भी प्रोसेसिंग है, इमेज प्रोसेसिंग है, वो जो एरिया को और टारगेट को आइडेंटिफाई करने की जो कैपेबिलिटी है, इन सिंपल टर्म्स वो ज्यादा ही स्पीडीली हो सके, ज्यादा ही गति से हो सके, ताकि वो तुरंत ही और ज्यादा एक्यूरेटली अपने टारगेट को, चाहे वो मूविंग टारगेट ही क्यों ना हो, उसको हिट कर पाए एक्यूरेटली। और उसके टारगेट को फाइंड करने के लिए और फॉलो करने के लिए इस पर्टिकुलर मिलीमेट्रिक वेव सिस्टम के साथ एक्टिव रेडार होमिंग सीकिंग सिस्टम भी लगाया गया है, जो कि टारगेट को फाइंड करता है और उसको एंगेज करता है। तो इसी की वजह से जैसे ही इस मिसाइल को फायर किया जाता है, वो तुरंत ही अपने टारगेट को, जो कि प्रोग्राम किया गया है, उसको आइडेंटिफाई करता है थ्रू IIR या फिर मिलीमेट्रिक वेव्स, और उसको नजरबंद रखता है जब तक वो टारगेट को हिट नहीं कर देगा। तो इसी प्रकार से उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं उसको लैंड बेस्ड सिस्टम में से एयर बेस्ड सिस्टम में ट्रांसफर करने के लिए। तो इसी की वजह से इस पर्टिकुलर सिस्टम को नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम को टॉप अटैक फायर एंड फॉरगेट मिसाइल भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर इसकी रेंज की बात करें तो इनिशियली जो इसकी रेंज बताई जा रही थी बाय 2008 वो 500 मीटर से 3.1 किलोमीटर तक की बताई जा रही थी, जिसको बाद में एनहांस किया गया और हाल ही में रिसेंटली जो टेस्ट हुए हैं 2019-20 में, उसमें वो तकरीबन 5 किलोमीटर की रेंज तक जाकर अटैक कर सकता है और सक्सेसफुली टारगेट को हिट कर सकता है। फिर भी ये एक बहुत ही आइडियल कंडीशन में दिया गया नंबर था, रेंज थी, जिसको अल्टीमेटली टोन डाउन करके मिनिमम 500 मीटर से मैक्सिमम 4 किलोमीटर की रेंज का बताया जा रहा है। अगर आप 4 किलोमीटर पकड़ते हैं तो वो काफी ही लंबी रेंज हो जाती है। अगर दूर से दुश्मन की टैंक आती हुई नजर आए तो उसका डेटा तुरंत ही फीड किया जा सकता है इस पर्टिकुलर मिसाइल में और उसको लॉन्च किया जा सकता है, ताकि दूर से ही आने वाली टैंक जो अभी भी मोशन में है, अभी भी अपने लोकेशन पर पहुंची नहीं है, अपने पोजीशन पर पहुंची नहीं है, उसको वहां जाकर वो हिट कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इसी के चलते इसको फायर एंड फॉरगेट टॉप अटैक मिसाइल सिस्टम कहते हैं, जो काफी ही केपेबल है इन ऑल वेदर कंडीशन, जो भारत द्वारा बनाई जा रही है। इन एडिशन टू दिस, इसके 5 अलग अलग वर्जन के ऊपर काम अभी भी चल रहा है, जिसमें पहला वर्जन है लैंड वर्जन, जहां पर कोई भी सैनिक हाथ से उसको लॉन्च कर सकता है। दूसरा है मास्ट माउंटेड, जहां पर किसी भी व्हीकल पर या फिर एक मास्ट लगाकर उसके ऊपर से मिसाइल्स को लॉन्च किया जा सकता है। तीसरा है हेलिना या फिर ध्रुवास्त्र जिसको कहते हैं, जिसमें ALS रुद्र या LCH प्रचंड के ऊपर इसको इंटीग्रेट किया जाएगा, जिसके लिए जो चेंजेस मैंने आपको आगे बताए उस प्रकार के चेंजेस किए गए हैं। तो वो अपडेटेड सिस्टम उन हेलीकॉप्टर्स में लगाया जाएगा और वहां से उनको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है और वो अपने टारगेट्स को हिट करने में कामयाब रहेंगे। इसके अलावा जो चौथा वर्जन है वो मैन पोर्टेबल ATGM है, और पांचवा जो वर्जन है जिसको परेड में भी डिस्प्ले किया गया था वो है नामिका, यानी कि नाग मिसाइल कैरियर। इसको BMP-2 इन्फेंट्री आर्मर्ड व्हीकल को मॉडिफाई करके बनाया गया है। अब ये जो BMP-2 है वो भी एक ओरिजिनली रशियन टैंक था जो 1980s के दशक से चला आ रहा है, उसी को मॉडिफाई करके ये कैरियर बनाया गया है जिसको नामिका कहते हैं, यानी कि नाग मिसाइल कैरियर।
तो इसी प्रकार से अलग अलग 5 वर्जन के ऊपर काम चल रहा है, जिसमें से जो नामिका वाला वर्जन है वो नियरली रेडी हो गया है और प्रोडक्शन में जाने की तैयारी है। और इसको चिकन नेक के पास जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वहां पर इन्फेंट्री डिवीजन में लगाने की बात चल रही है। और भी दूसरे अन्य कंट्रीज के एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम्स अवेलेबल है भारत की आर्मी के पास, लेकिन हम ये जो पूरी सीरीज बना रहे हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे इंडियन इंडिजिनसली डिजाइन, डेवलप एंड मैन्युफैक्चर्ड वेपन सिस्टम्स के ऊपर। तो इसी के चलते हमने ये वीडियो नाग को डेडिकेट किया है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम को डेडिकेट किया है, जो कि भारत में बनाई गई है और सक्सेसफुली उसको टेस्ट फायर भी कई बार अलग अलग वेदर कंडीशन में किया गया है। तो आने वाले समय में इसके ऊपर जो भी डेवलपमेंट्स होंगे वो हम अपनी चैनल पर जरूर शेयर करेंगे आपके साथ। तो जुड़े रहें। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे जो रूटीन है जहां पर हर मंगलवार और शुक्रवार शाम को 4 से 5 बजे के बीच में इंडिया सुपर वेपन्स का एपिसोड लाएंगे आपके लिए, जिसमें शेयर करेंगे इंडिया के जो इंडिजिनियसली डिजाइन, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड वेपन्स हैं उनके बारे में, जो ऑलरेडी या तो यूज में आ गए हैं या फिर जो नियर फ्यूचर में यूज में आने वाले हैं। तो जुड़े रहें हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि इंडियन वेपन सिस्टम्स के बारे में जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो सभी लोगों को पता चले। और साथ ही में जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अपना भविष्य अगर इस तरह की फील्ड में बनाना चाहते हैं तो वो भी इसके ऊपर वर्कआउट कर सके और अपने रास्ते खोज सके, जो कि पॉसिबल है। और आने वाले समय में उसके लिए अपॉर्चुनिटीज और भी बढ़ने वाली है। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।